आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक द लर्निंग साइट में। चलिए, मैं दीपक सर आज हम लोग क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का अगला क्लास करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जल्द ही चला जाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा विलयता। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? विलयता। विलयता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। विलयता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विलयता टर्म को समझ लीजिए। विलयता में 2 घटक होंगे। पहला होगा विलायक और दूसरा होगा विलेय। पहला घटक जो होगा वो विलायक होगा और दूसरा घटक जो होगा विलेय होगा। विलायक की जगह हमारा फिक्स है कि द्रव ही रहेंगे। ठीक है, विलयता टॉपिक में विलेय और विलायक होंगे। विलायक की जगह विलेय होंगे जबकि विलायक की जगह द्रव होंगे, जबकि विलेय की जगह द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं और ठोस हो सकते हैं। नहीं, भौतिक अवस्था की जो 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, वो तीनों विलेय के रूप में हो सकते हैं। बट विलायक अनचेंज रहेगा, बदलेगा नहीं, वो हमारा द्रव ही रहेगा। इसी के आधार पर जो होते हैं विलयता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन। दूसरा होता है द्रव का द्रव में विलयन। और तीसरा हमारा होता है ठोस का द्रव में विलयन। समझिए, विलयता 2 घटक विलायक और विलेय का कंपोजिशन संघटक है, यानी कि समझिए संयोग है, योग है, जिसमें विलायक फिक्स है कि द्रव ही रहेंगे, जबकि विलेय के रूप में द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है और क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है। इसको हम लोग शॉर्टली पहले सिंपल रूप में समझ लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। इसमें हमारा जो होगा गैस का द्रव में विलयन। इसमें विलायक तो फिक्स है, विलायक हमारा हो जाएगा द्रव और विलेय जो होगा वो हो जाएगा क्या, गैस। इसमें जो हो जाएगा विलायक तो तीनों में नहीं बदलेगा, विलायक हमारा हो जाएगा इसमें भी क्या, द्रव, और विलेय भी क्या हो जाएगा इसमें, द्रव। ठीक है, जबकि इसमें हमारा हो जाएगा क्या, ऐसे कर लीजिए, दिस दिस दिस। इसमें क्या हो जाएगा, विलायक हमारा तो नहीं बदलेगा, द्रव ही रहेगा, जबकि विलेय क्या हो जाएगा, इसमें विलेय हो जाएगा हमारा ठोस। तीनों में विलायक द्रव ही है, जबकि विलेय तीनों के अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जो अलग अलग कर लेते हैं। इसमें पढ़ने के लिए आपको मिलेगा एक नियम जो इससे संबंधित है, वो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम यानी गैस का द्रव में विलयन से संबंधित या गैस का द्रव में विलयता से संबंधित जो नियम है वो कौन सा नियम कहलाता है, हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। और जो द्रव का द्रव में विलयन या द्रव का द्रव में विलयता है, उससे में जो आपका पढ़ना है वो है राउल्ट का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राउल्ट का नियम। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, राउल्ट नियम के अंदर आदर्श और अनादर्श विलयन। राउल्ट नियम के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन। जबकि द्रव का ठोस का द्रव में विलयन के लिए हम लोग को पढ़ना होगा अनुषंख्य गुणधर्म। अनुषंख्य गुणधर्म
जिसकी कुल संख्या 4 है और चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं लगभग प्रत्येक साल। तो हम लोग इसमें पहला को देखेंगे। हमारा पहला क्या है? हमारा पहला है गैस का द्रव में विलयन। पहला है हमारा गैस का द्रव में विलयन, या इसको हम लोग कह सकते हैं गैस का द्रव में विलयता। देखिए, हमें पता है बहुत सारी जो गैसें होती है वो द्रव में घुल सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेते हैं। लगभग सभी गैसें द्रव में घुल सकती है। इसके लिए कुछ तथ्य हैं जिस पर ये आधारित होते हैं। तथ्य यानी कि बात है, रीजन है, कारण है, जो समझ लिए ये फैक्टर है जो इसको प्रभावित करता है घुलने के क्रम में। ठीक है, तथ्य का अर्थ क्या हो गया? कारण आप समझ सकते हैं, इसको प्रभावित करने वाले आप इसका रीजन समझ जो इसका पहला होता है वो हमारा हो जाता है ताप का प्रभाव या ताप का असर। ताप का प्रभाव या ताप का असर भी बोल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और जो दूसरा होता है वो हमारा हो जाता है दाब। दूसरा है हमारा दाब का असर। असर या प्रभाव बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलिए एक एक करके दोनों को देख लेते हैं कि ताप का असर क्या होता है इस पर और दाब का असर होता है। इस कहने का अर्थ हो गया है ये कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, इस तरह का कोई एक बर्तन है जिसमें विलायक के रूप में क्या है? कोई द्रव है, जबकि विलेय के रूप में क्या है? गैस है। एक बर्तन में सपोज कर लीजिए इस तरह से कुछ लिक्विड है, बहुत सारे लिक्विड है, कुछ नहीं बहुत सारे लिक्विड है क्योंकि विलायक के रूप में है, और कुछ गैसेज इस तरह से इसको इंडिकेट कर देते हैं। चलिए आप समझ सकते हैं। और इसके 2 तथ्य हैं जिस पर ये निर्भर करते हैं। पहला है ताप का प्रभाव यानी ताप का असर, और दूसरा है दाब का असर। पहला क्या है? ताप का असर यानी ताप का प्रभाव, और दूसरा है दाब का असर। देखिए पहला फैक्टर क्या है? ताप का असर। तो अगर हम इसको यहाँ से हीट करते हैं, बात समझ जाइए, अगर इसको हम यहाँ से हीट करते हैं तो अभिक्रियाएं जो होगी रिवर्स होने लगेगी, मतलब ऊष्मा क्षेपी होने लगेगी। इससे क्या होगा कि गैस के अणु बाहर निकलने लगेंगे। इससे क्या होगा? गैस के अणु बाहर निकलने लगेंगे। तो हम अब एक कह सकते हैं फर्स्ट में फर्स्ट जो हमारा क्या है? फर्स्ट जो हमारा है ताप का असर। देखिए क्या
क्या है ताप का असर? ताप बढ़ाने पर विलेयता घटता है और ताप घटाने पर विलेयता बढ़ता है। यहाँ बताया अभी फिगर में अभी हम आपको बताएं कि अगर इसको यहाँ से हीट करेंगे, जब हम इसको यहाँ से हीट करने कर लेंगे तो गैस के अणु बाहर निकलने लगेगी। हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस के अणु बाहर निकलने लगेगी। जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, उनकी जो घुलने की शक्ति होगी वो घटने लगेगा। तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है तथ्य कि अगर गैस द्रव में है, अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो उसकी जो विलेयता होगी घट जाएगी, जबकि ताप को और घटा देते हैं तो उसकी विलेयता जो होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारा अगला होगा क्या, दाब का असर। दूसरा नंबर क्या है, दाब का असर। चलिए दूसरा नंबर है हमारा दाब का असर। इसको समझ लेते हैं एक और फिगर के माध्यम। इसी फिगर में समझिए टेम्परेचर को अगर रिमूव कर देते हैं यहाँ से और इस पर हम प्रेशर देना स्टार्ट करते हैं, प्रेशर देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एक दाब बनेगा गैस के अणुओं पर, साथ साथ द्रव के अणुओं पर भी क्या होगा, द्रव के अणुओं पर और गैस के अणुओं पर एक दाब बनेगा, जिससे दोनों क्या होंगे, संपीड़ित होकर बहुत जल्दी मिलेंगे। जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है फिगर, आप देख सकते हैं, यहाँ बड़ी आसानी से डिफरेंट टाइप से समझाया गया है। देखिए क में क्या है, यहाँ कुछ दाब लगाया गया है, यहाँ पिस्टन के द्वारा देख लीजिए, यहाँ पिस्टन के द्वारा कुछ दाब लगाया गया है और जब यहाँ दाब बढ़ाया गया है तो गैस के अणुएं ज़्यादा मिलने लगी है, गैस के अणुएं और ज़्यादा क्या होने लगी है, द्रव के अणुओं के साथ मिलने लगी है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हम क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे, जब हम दाब को बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। दाब को बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि गैस और द्रव जो होंगे आपस में मिलेंगे, तो इसका निष्कर्ष निकलेगा। चलिए इसको एक लाइन में सम अप कर दिया क्या, कि इसमें दाब बढ़ाने पर विलेयता जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए दो इसके फैक्टर हैं, दो रीजन है। पहला है क्या, ताप का असर, दूसरा है दाब का असर। ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, विलेयता घट रहा है, जबकि अगला पॉइंट में क्या है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रहा है। और इसी से रिलेटेड जो है हेनरी का नियम। जैसे देख लेते हैं, अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा क्या, हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। ठीक है, तो देखिए हेनरी ने क्या किए कि वो विलेयता जो गैस के अणुओं को एक पात्र में, इसी तरह से समझिए, फिर इस फिगर की सहायता हम लोग ले सकते हैं। क्या किया गया है उनके द्वारा कि जब एक पात्र में द्रव विलायक के रूप में और गैस विलेय के रूप में था तो एक प्रेशर अप्लाई किए, ये क्या किए, प्रेशर अप्लाई किए। और उन्होंने ये पाया कि जितना हम इस पर प्रेशर देंगे, जितना भी हम इस पर प्रेशर देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा द्रव में गैसों की विलेयता। यह निष्कर्ष निकला है, अभी बताया ना, दाब बढ़ाएंगे तो गैस और द्रव के अणुएं आपस में मिलेंगे मतलब जल्दी घुलेंगी, उनकी विलेयता बढ़ जाएगी। तो हेनरी ने बस इतना छोटा सा बात बोले, वही चीज़ को एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि जितना हम प्रेशर डालेंगे किस कोई भी पात्र में, अगर द्रव और गैस हैं उस पर कितना भी अगर प्रेशर डाले तो उनकी जो विलेयता होगी आपस में बढ़ जाएगी। और इसी नियम के अनुसार उनका थ्योरी निम्न है। थ्योरी हम लोग पहले देख लेते हैं। चलिए, हेनरी का नियम ये था, उसने कहा कि इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर द्रव में गैसों की विलेयता उनके आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। द्रव में गैसों की विलेयता उनके आंशिक
दाब के समानुपाती होते हैं। विलयता भी बोल सकते हैं, गैसों का हम मोलन्स बोल सकते हैं। यहाँ एक टर्म समझिएगा, क्योंकि जितना विलयता बढ़ता है उतना ही मोलन्स बढ़ता है। याद कीजिए, हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं मोलन्स के बारे में। विलयता न कहते हुए हम मोलन्स भी कह सकते हैं, यानी कि जितना आंशिक दाब लगाएंगे मोलन्स बढ़ेगा। मोलन्स निकालने के लिए बताए थे हम आपको। मोलन्स बराबर क्या हुआ था, दो घटक मान लीजिए यहाँ लेते हैं मोलन्स। मान लीजिए कि कम से कम दो घटकों का, दो अंशों का होता है मोलन्स, एक विलेय और दूसरा विलायक। मान लीजिए ए है तो ये बी है। मोलन्स निकालना होता था तो क्या करते थे, जिसका निकालना हो उसको ऊपर और बट्टे में क्या लिखते थे, कुल विलेय की मोल। जिसका निकालना हो उसका ऊपर और बट्टे कुल बिलियन सॉरी बट्टा में कुल बिलियन। उसी तरह से अगर विलायक का निकालना है तो बी ऊपर ए प्लस बी। तो हम विलयता भी बोल सकते हैं या मोलन्स भी बोल सकते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि इसके नियम भी हो सकता है कि इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर द्रव में गैसों की मोलन्स उनके आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। जो मोलन्स होगा उनके आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। तो हेनरी नियम के अकॉर्डिंग जो ये निकलता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी ऊपर लिखे थे देखिए, इक्वल टू द्रव में गैसों की विलयता। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H गैस। या इसको हटा दीजिए, अगर ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको नाम दे देते हैं KH, और उसके बाद दे दीजिए X गैस। X मीन्स मोलन्स, फ्रैक्शन, N भी बोल सकते हैं, X भी बोल सकते हैं। X यानी क्या, मोलन्स। अब चाहो तो आप इसको हटा सकते हैं, लिख सकते हैं सबको अलग अलग, जहाँ P बराबर हमारा हो गया दाब, KH, K का मतलब कांस्टेंट और H का मतलब हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक, जबकि X गैस का अर्थ हो गया द्रव में गैसों की विलयता। देखिए सबको क्लियर कर दिए हैं। P बराबर दाब, KH बराबर हेनरी नियतांक, ठीक है, और X गैस बराबर द्रव में गैसों की विलयता। यानी जितना दाब बढ़ाइए उतना उसकी विलयता बढ़ेगी, उतना उसकी मोलन्स बढ़ेंगी। अब हम लोग देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस। हेनरी के या हेनरी नियम के उपयोग। चलिए इस हेनरी के नियम के उपयोग एप्लीकेशंस निम्न है, जिसमें पहला है कि सोडा जल एवं शीतल पेयों, जिसको हम लोग अपने शब्द में शिकंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शिकंजी या सोडा पानी भी बोल सकते हैं। सोडा पानी क्या होता है, जल में CO2 का मिश्रण होता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न पूछेगा कि सोडा वाटर किसका मिश्रण होता है, तो जल में CO2 का मिश्रण सोडा वाटर है। यहाँ फिगर आपको अगर दिखाई दे तो देख लीजिएगा, दे देंगे। जल में CO2 का मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, सोडा वाटर कहा जाता है। यानी कि सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब होगा, ताप नहीं, अधिक दाब पर बंद किया जाता है। क्या किया जाता है, उसे अधिक दाब पर बंद किया जाता है, ताकि जो हो उनकी विलयता बरकरार रहे। इसी कारण जब हम लोग शीतल पेय हो या किसी भी तरह का कोई कोल्ड ड्रिंक हो, जब उसको हम लोग हड़बड़ी में खोलते हैं तो गैस बुलबुला कर बाहर आते हैं और वो बेकार हो जाता है, यानी गिर जाते हैं। जब उसको हम लोग आसानी से खोलते हैं, यानी धीरे धीरे खोलते हैं, तो देखते हैं कि बुलबुलाहट के साथ गैसें बाहर निकलती हैं, ठीक है। और इसका अगला एप्लीकेशन निम्न है, ये है, देखिए दूसरा नंबर क्या है, समुद्री गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का
सामना करना पड़ता है। गोताखोरों के दर्द को घटाने, वहाँ मिस्टेक हो गया है, गोताखोरी होगा। गोताखोरी के दौरान दर्द को घटाने या कम करने के लिए, वहाँ देख लीजिएगा, गोताखोरों नहीं गोताखोरी होगा। गोताखोरी के दौरान दर्द को घटाने या कम करने के लिए ऑक्सीजन को तनु करने के लिए हीलियम मिलाते हैं। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बार बार बनता है कि जो गोताखोर अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं, पीठ पर देखिएगा गोताखोर के पीठ पर सिलेंडर होता है, वो उसमें कौन कौन से गैस होते हैं, तो याद कर लीजिए उसमें 3 गैस के घटक होते हैं। देखिए नीचे लिख दिए हैं, गोताखोरों के सिलेंडर में निम्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एवं ऑक्सीजन 32.1%। क्यों? क्योंकि हीलियम जो होता है बहुत ही कम घुलनशील गैस है, यानी किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से क्या होगा, बॉडी थक जाता है, जैसे जैसे वो जल से बाहर आते हैं उनको दर्द होने लगता है। उसी को कम करने के लिए उसमें हीलियम को क्या किया जाता है, अधिक दाब पर मिश्रित किया जाता है। थर्ड है हमारा कि अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है सतही दाब से कम होता है, यानी जो पहाड़ों पर बोल सकते हैं, या कोई पर्वतरोही जो होता है ना, हिमालय पर चढ़ते हैं, कंचनजंगा पे चढ़ जाते हैं, माउंट एलब्रूस पर आप सुने होंगे कि जो है भारत एशिया की सबसे कौन थी, जुनको तेवई थी शायद, जो सबसे पहले चढ़ी थी महिला। तो वही अधिक ऊंचाई पर जो जगह होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का होता है आंशिक दाब वो कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं पर्वतरोही, यानी जो पर्वत पर चढ़ते हैं, जो पर्वत का चढ़ाई करते हैं, के रुधिर एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न यानी कम हो जाती है। उनकी जो सांद्रता होती है घट जाती है, जिससे सांस लेने में समस्या होगी। उनको क्या होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। और एनॉक्सिया एक बीमारी होती है जो उनको होने लगता है, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसी कारण बहुत पर्वतरोही जो जाते तो हैं बट आ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ अगर सिलेंडर नहीं ले जाते तो परेशानी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो बिना सिलेंडर के चले गए हैं। चलिए क्या बोले, समस्या होगी और एनॉक्सिया हो जाएगा। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई पर चढ़ने वाले पर्वतरोही सामान्यतः अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति हो सके, उन्हें ऑक्सीजन की कोई समस्या न हो, इसके लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं।